कल हमने मेमोरीज और इमोशंस की थ्योरी पढ़ी थी। और दो थ्योरीज हमने इंटेलिजेंस की पढ़ ली थी। तो डेफिनेशन हमने कल पढ़ लिया था इसका। ये थ्योरीज है, 7 to 8 थ्योरीज है, बट ये थ्योरीज अभी तक डीप में पूछी नहीं गई है। बस एक क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आया है मैथ्स का कॉलम में कौन सी थ्योरी किसने दी थी। तो फटाफट आज इन थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। आज अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम लर्निंग वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। ये दो थ्योरीज हमने कल पढ़ ली थी। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट आया था हमारा थ्योरी इंटेलिजेंस का, यूनी फैक्टर थ्योरी। यूनी मीन्स क्या होता है? वन। तो इसमें सिंगल फैक्टर किसको बताया गया था? जनरल फैक्टर को। और उन्होंने क्या बोला था, अल्फ्रेड बाइनेट ने, कि हर किसी के अंदर एक जनरल फैक्टर होता है और उस जनरल फैक्टर के बेस्ड पे वो किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकता है, एक सिंगल फैक्टर के दम पे। बट इस थ्योरी को बहुत चैलेंजेस देखने पड़े इस थ्योरी को, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर अल्फ्रेड बाइनेट की थ्योरी सही होती तो इसके अकॉर्डिंग इनका मतलब ये हम निष्कर्ष मान सकते हैं कि जो बच्चा ड्राइंग में अच्छा है वो मैथ्स में भी अच्छा हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं देखा जाता ना, जरूरी नहीं है कि जो ड्राइंग में अच्छा हो वो मैथ्स में भी अच्छा हो। तो इसलिए इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। देन आया टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी 1927 में। यहाँ पे दो फैक्टर आते हैं। दो फैक्टर कौन से? जनरल एंड स्पेसिफिक। और इन दो फैक्टर को मिला के ही हमारी इंटेलिजेंस बनती है। देखो, उन्होंने क्या बोला था, जनरल फैक्टर जो हर किसी के अंदर मौजूद रहता है, एंड स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि स्पेशल क्वालिटीज। जनरल फैक्टर क्या होता है? हमारा इनबॉर्न एबिलिटी होती है, यानी कि हमारी जन्मजात हमारी क्षमता होती है। ठीक है। और ये जो हमारी जनरल फैक्टर है ये हर किसी पे अलग अलग डिफर करते हैं, यानी किसी पे कम हो सकती है, किसी पे ज्यादा हो सकती है, लेकिन होगी ये सभी के पास। जबकि जो स्पेशल फैक्टर है या स्पेसिफिक फैक्टर है, वो हम धीरे धीरे हम वातावरण के साथ या हम धीरे धीरे इसको ग्रैस्प करते हैं, हम सीखते हैं। ठीक है। तो ये हमारी स्पेशल एबिलिटीज होती है। जैसे लता मंगेशकर गाने में अच्छी हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो ये उनकी स्पेशल एबिलिटी है। ये भी कम ज्यादा हो सकती है लेकिन ये स्पेशल है, हर किसी के पास नहीं है। ये पिक्चर देखो, एक व्यक्ति के अंदर जनरल फैक्टर तो होता है, साथ में उनके अंदर स्पेशल क्वालिटीज भी होती है, जैसे मैकेनिकल, स्पेशल, न्यूमेरिकल एंड वर्बल। और जब हम इसको एक न्यूमेरिकल वे में अगर हम देखें तो क्या डेफिनेशन निकलता है? A इज इक्वल टू जी प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। ठीक है। ये इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला में हमने फिट कर दिया। ये दो थ्योरी मैंने कल बता दी थी। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक्स मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, जिसको एनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। ये इन्होंने क्या कहा था कि जनरल फैक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, जो भी होता है स्पेसिफिक हमारा स्पेशल क्वालिटीज होती है। ठीक है। और स्पेशल क्वालिटीज क्या होते हैं? स्पेशल स्टिमुलाई एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यानी कि जी फैक्टर को साइड कर दिया, एंड हमारा एस फैक्टर ही है हर जगह। ठीक है। सो थॉर्नडाइक फाउंड ऑल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट एसोसिएटेड टू। जनरल फैक्टर तो रिजेक्ट हो गया, अब बचा स्पेशल फैक्टर, यानी कि हमारे अंदर अलग अलग तरह के टैलेंट हो सकते हैं, जो होंगे तो एक दूसरे से अलग, लेकिन वो एसोसिएट करते हैं आपस में, उनका संबंध होगा आपस में। जैसे कि, एक मिनट, हाँ। देखो, जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो मैथ्स प्रॉब्लम में अच्छा है, मैथ्स प्रॉब्लम को सोल्यूशन वो अच्छे से कर सकता है। साथ में वो फिजिक्स में भी अच्छा है। अब ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, बट ये कैसे एसोसिएट एक दूसरे से? जो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो फिजिक्स में यूज होते हैं, मतलब जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो फिजिक्स तो मैथ्स के ही कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहे हैं, है ना। तो मैथ्स एज अ टूल काम कर रहा है फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो है तो ये दोनों चीजें अलग, लेकिन एसोसिएट हो रहे एक दूसरे से। ठीक है। ये थी थॉर्नडाइक की थ्योरी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं।
अब आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर दी थी हमारी थर्स्टन ने 1938 में। ही चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ जी फैक्टर। ये भी मतलब जी फैक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि बस हमारा एस फैक्टर ही होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस सेपरेट फैक्टर्स। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, थर्स्टन थ्योरी फोकस्ड ऑन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। यानी कि जी फैक्टर को हम कंप्लीटली डिनाई करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। वो क्या मान रहे हैं कि हमारी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है, मतलब 7 इंटेलिजेंस होती है हमारी। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि वही जो मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और उसको नंबर्स अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है। देन है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे शब्दों का बहुत से लोग शब्दों का यूज बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे आप देखना बहुत अच्छे से वो लोग स्पीच देते हैं या अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होता है, उनको वर्ड समझ में अच्छे से आते हैं। देन है वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, ये एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट फ्लुएंटली। ये भी जो बहुत अच्छा मतलब बोलने में बहुत अच्छे हैं और लिखते बहुत अच्छे से, है ना, बहुत से लोग ऐसे बहुत अच्छे से लिखते हैं। ठीक है। देन है फोर्थ नंबर मेमोरी। मेमोरी वही मतलब वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं चीजों को और रिकॉल कर पाते हैं, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे नंबर्स हो गया, लेटर्स हो गया, वर्ड्स है, तो इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। मतलब जैसे आप देखना हिस्ट्री में बहुत से लोगों को वो जो ईयर्स रहते हैं ना कि मतलब कौन सा युद्ध कब हुआ था, बहुत से लोगों को याद नहीं होता। बहुत से लोग एक्सपर्ट होते हैं उसको याद करने में, क्यों? क्योंकि उनका मेमोरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ओके। देन रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? एबिलिटी टू ड्राइव रूल्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडक्टिवली। कोई बता सकता है इंडक्टिवली, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? दो चीजें आती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब क्या होता है? मैम जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल टू पर्टिकुलर। और It's, कोई? it's particular to general matter. हम पर्टिकुलर जब टू आप जनरल। स्पेसिफिक से जाते हो और थ्योरी बनाते हो। जी, यानी कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपने शूटर्स देखे होंगे ना जो शूट करते हैं, तो वो जिस स्पीड से गोली आगे जाती है जब वो शूट करते हैं, तो जिस स्पीड से या जिस फोर्स से गोली आगे गई, आगे वाले डायरेक्शन में गई, उसी फोर्स एंड अपोजिट पीछे वाले डायरेक्शन में उनका हाथ पीछे को झटका मारता है, सेम फोर्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक एग्जांपल है। इससे बहुत से लोगों ने थ्योरी क्या जनरेट की, हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है कि हर एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। समझे? तो ये होता है स्पेसिफिक टू जनरल, इसका उल्टा होता है जनरल टू स्पेसिफिक, वो होता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। देन आता है हमारा स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल यानी कि जो 3D फिगर को हम समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे पायलट्स होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, जो एयरफोर्स में रहते हैं, उनको पता होता है कितना अल्टीट्यूड में उनको प्लेन चलाना है ना। तो ये स्पेशल एबिलिटी होती है। देन है परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि एबिलिटी टू परसीव थिंग्स क्विकली सच एज विजुअल डिटेल्स एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग पिक्चर ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने देखा होगा जैसे पहले न्यूज़पेपर में आते थे ना, दो सेम पिक्चर होती थी और उसमें हम उसमें ढूंढते थे, इसमें अंतर करना होता था, डिफरेंस निकालना होता था। पिक्चर वो थोड़ा बहुत उसमें अंतर रहता था, तो हमें डिफरेंस निकालने होते थे। ये होता है हमारा परसेप्चुअल स्पीड, कितनी स्पीड से हम कोई चीज को देख पा रहे हैं और अंतर कर पा रहे हैं। ये थी हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। देन आता है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही थर्स्टन की थ्योरी को ही एक हिसाब से फॉलो किया था। और इन्होंने यहाँ पे जैसे थर्स्टन ने 7 हमारे मेंटल एबिलिटीज दी थी, इन्होंने 9 दे दी। और इन्होंने भी कहा था कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, बल्कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है। और वो इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, एक दूसरे से वो अलग है। अब वो क्या है? तो ये 2 बार मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। देखो ये फिगर देखो, ये जो सर्कल है, 9 इंटेलिजेंस है ये अलग अलग। जैसे भाषागत यानी लिंग्विस्टिक,
यानी कि जो लोग आपने देखा हो बहुत से लोग ना लैंग्वेज को बहुत क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब उनको नई नई लैंग्वेज सीखने का नॉलेज रहता है, ठीक है, भाषागत। दूसरा है म्यूजिकल, जिनको म्यूजिक की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, वो संगीत बहुत अच्छे से उनको अंडरस्टैंडिंग रहती है कि कितना सुर है कितना ताल है। देन आता है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो हमारी रहती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, योगा हो गया, कोई जिम कर रहा है, कोई रेस लगा रहा है, तो ये जितना भी है ये हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया। देन आता है हमारा स्पेशल। स्पेशल मैंने अगेन बताया, जो हमारा 3D डायमेंशन से रिलेटेड है, ठीक है, जो पूरा 3D इमेजेस को समझ सकते हैं। देन है इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। इंटर मीन्स दो दो लोग, ठीक है, तो जो दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनके सामने अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं, वो होते हैं हमारा इंटरपर्सनल। देन आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, इंट्रा मीन्स क्या होता है, स्वयं। तो जो अपने इमोशंस को, अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं, उनको कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देन आता है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल। वही जो हमारे मैथ्स यानी नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ पा रहे हैं, मैथ्स प्रॉब्लम अच्छे से वो कर पा रहे हैं, वो हमारा होता है मैथमेटिकल। देन है नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्रकृतिवादी। इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी रहता है नॉलेज, उसको अडेप्ट कर लेते हैं, उसको समझ पाते हैं। नेचर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वो एनिमल्स की फीलिंग्स अच्छे से समझ सकते हैं। इन्वायरमेंट में प्लांट्स के बारे में वो ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, है ना। बहुत से लोगों को नेचर बहुत पसंद होता है, तो वो नेचुरलिस्ट होते हैं। देन लास्ट है हमारा एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल मतलब जो अस्तित्वगत, ये मतलब थोड़ा फिलोसॉफिकल परसेप्शन से सोचते हैं, जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, हमारा अस्तित्व कब तक है, डेथ कब तक रहेगी, है ना। तो ये एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं, थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इनका, ठीक है। ये पूरा 9 इंटेलिजेंस है। अभी तक पूछा नहीं गया है, ऐसे डीप में नहीं पूछा गया, लेकिन पेपर 1 में पूछे जाते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है स्टेनबर्ग्स ट्राइआर्किक थ्योरी। इन्होंने क्या 3 कैटेगरी दे दी। ट्राई मीन्स 3। ये भी मतलब लगभग मतलब जो हमारी सबसे पहली थ्योरी थी ना, जो अल्फ्रेड बाइनेट ने दी थी, उनको छोड़ के बाकी सब ने जी फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया था, और सभी ने बोला कि एक सिंगल एंटिटी नहीं है। इन्होंने यहाँ पे 3 चीजें दी थी। फर्स्ट है एनालिटिकल, देन है प्रैक्टिकल, देन है क्रिएटिव। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक, जो एनालिसिस करके नॉलेज गेन कर रहे हैं, जैसे हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में स्पेशली क्या एनालिसिस ही हो रहा है, ठीक है। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती क्या है, इट इनेबल्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू एक्वायर न्यू नॉलेज। वही चीजें इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी रहती है, या वो कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग चीजों को, ठीक है। ये हमारा एनालिटिकल होता है। देन आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारात्मक। तो ये कैसे होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग वाले, सही बोल रही हूँ ना मैं, हाँ, लर्निंग बाय डूइंग। सो इट इनेबल पीपल टू अडेप्ट द डिमांड ऑफ देयर इन्वायरमेंट, यानी कि अपने आसपास की जो करंट नीड है उसके अकॉर्डिंग ही वो नॉलेज अडेप्ट करते हैं, और वो नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रहेगा, वो प्रैक्टिकली उसको प्रूव करेंगे। ओके, ये होता है प्रैक्टिकल। देन होता है क्रिएटिव। सो एबिलिटीज टू कॉप विद नोवल सिचुएशन एंड टू प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। जो भी उनके सामने सिचुएशन आती है, उसके साथ उससे वो उसका सामना कैसे वो कर सकते हैं, मतलब कैसे कॉप अप कर रहे हैं उस सिचुएशन से। एंड जो भी सिचुएशन से वो कॉप अप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस वो गेन कर रहे हैं। अब वो एक्सपीरियंसेस का लाभ कैसे उठा सकते हैं, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। ये 3 अलग अलग इंटेलिजेंस है। ये भी ऐसे मैथ्स कॉलम में आया था एक बार। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेमंड्स कैटेल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये आई थी 1943 में। इन्होंने देखा था, ये दो, यहाँ पे 2 साइकोलॉजिस्ट है, ये कैटल वही वाले हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी ना, जिन्होंने कार्डिनल एंड सेकेंडरी जो 3 चीजें दी थी, इन्होंने वही है ये। तो यहाँ पे 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, कैटल एंड हॉर्न। वो क्या मतलब
उनका क्या परसेप्शन था, वो क्या चीज देखना चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट में, कि जैसे जैसे एक व्यक्ति की एज बढ़ती रहती है, ठीक है, तो इंटेलिजेंस में उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर वो क्या डेवलप, उसकी इंटेलिजेंस में क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं, सिंपल। So they realized that while some memories and concept remained, others diminished. यानी कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ मेमोरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो एज इट इज हैं उम्र बढ़ने के साथ भी, लेकिन कुछ चीजें हैं कि वो टाइम बढ़ने के साथ, एज बढ़ने के साथ क्या धीरे धीरे फेड हो गई है, गायब हो गई है। तो इस बेस पे इन्होंने दो टाइप की इंटेलिजेंस निकाली। पहला है फ्लूइड एंड सेकंड है क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल, जैसे द्रव जिसको बोलते हैं, एंड क्रिस्टलाइज मतलब ठोस, ठीक है। तो फ्लूइड क्या होता है, न्यू इंफॉर्मेशन, और ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट होता है। देखो, जैसे ये क्या होता है, इंक्रीजेस थ्रू चाइल्डहुड, पीक एट एडोलेसेंट, देन डिक्लाइन। देखो इसमें क्या होता है, जैसा ये हम लोग सीख रहे हैं, ये धीरे धीरे एक टाइम के साथ बढ़ेगी। मतलब सबसे पीक पीक में जब ये हम टीनेजर्स रहते हैं ना, टीनेज में सबसे ज्यादा पीक में रहती है, हाइट पे रहेगी, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगी। जैसे आप देखना, जब हम टीनेजर्स थे उस टाइम पे क्या होता था, हम कोई भी एक्टिविटी को तुरंत ग्रैस्प कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये घट जाएगा। जैसे उस टाइम पे बहुत से लोग, जैसे पजल होता है ना, पजल को हम सॉल्व करते हैं, तो उस एज में ना हम वो चीजें इजीली अडेप्ट कर लेते थे कि कैसे कैसे होगा, लेकिन वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे फेड हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारा जो फ्लूइड इंटेलिजेंस के फंक्शंस है, जो भी हम सीख रहे हैं, मतलब वो हमारे वर्किंग मेमोरी में जाती है। उसमें हमारा, हम किस स्पीड से हमारी चीजें प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये सारा जो रहता है ये फ्लूइड इंटेलिजेंस में होता है। फिर आता है क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइज्ड मतलब स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, वो पक्की हो चुकी है एक हिसाब से हमारे दिमाग में, वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। So it increases through childhood and slow with aging, then stabilize और continue to increase throughout life। मतलब ये इंक्रीज तो हो रही है बचपन से, टाइम के साथ जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये भले स्लो हो जाएगा, इसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, लेकिन ये घटेगी नहीं, ये कंटिन्यू बनती रहेगी, बढ़ता रहेगा इसका जो डायग्राम है ना, बढ़ता रहेगा इसका ग्राफ। जिसमें मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई लेडी है, वो बेकिंग करती है सपोज, तो अभी जो बेकिंग का जो भी वो बना रही है, जो अगर वो केक बना रही है तो उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की तो जरूरत नहीं है ना, उसके इंस्ट्रक्शंस पक्के हो चुके हैं उसके दिमाग में। तो भले वो प्रोसेस स्लो जरूर होगी लेकिन वो पक्के हो चुके हैं। ये होती है हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। एंड फ्लूइड में होता है कि एक टाइम के बाद हम सीखते हैं, फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, घट जाती है प्रोसेस। देखो जैसा डायग्राम में है, ये जो फ्लूइड वाला है, ये ऑरेंज कलर वाला, ये एक एक हद तक पीक पे था, देन धीरे धीरे ये डिक्लाइन हुआ। एंड सेम क्रिस्टलाइज्ड क्या है, वो बढ़ता रहा, भले उसकी प्रोसेस स्लो थी पर वो बढ़ता रहा, ठीक है। ये था हमारा इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू रेमंड केटल। इतना क्लियर है। एक आता है अब नेक्स्ट, एंडरसन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भी मैथ्स द कॉलम में आया था, बट मुझे इनके बारे में कुछ इतना खास मिला नहीं है, मुझे बस यही थ्योरी मिली थी। तो इसको हम पढ़ते हैं। ये थे हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर, साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे ये। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ACTR थ्योरी। यानी कि ACTR का फुल फॉर्म क्या है, अडेप्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट रैशनल। तो ये जो चार टर्म्स थे, इन चार टर्म्स के बेसिस पे ही मतलब इंटेलिजेंस हमारी बन रही है, ठीक है। पहला क्या है, अडेप्टिव। अडेप्टिव मतलब क्या होता है, द मेंटल एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस एंड डिसाइडिंग व्हाट टू डू विद इंफॉर्मेशन। यानी कि हम अपने आसपास का जो हमारा परिवेश है, जो भी इन्वायरमेंट है, वहां से हम बहुत सी जानकारियों को क्या इकट्ठा कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइंड में। लेकिन अडेप्टिव में होता क्या है कि हमें उन इंफॉर्मेशन का करना क्या है, मतलब वो हमारी काम की है कि नहीं है, या हमें बाद में काम आएंगी,
ये लेने का, ये जो डिसीजन मेकिंग जो रहता है, हमारा डिसीजन मेकर जो रहता है, ये हमारा अडेप्टिव रहता है। ठीक है। देन आता है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल मतलब द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड चेंज। यानी कि आपने अडेप्ट की कोई भी स्किल, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अडेप्ट की, अब आप उसमें चेंजेस ला पा रहे हो क्या नहीं। मतलब अगर जैसे आप समझ लो, जैसे आप फिलहाल जैसे आप अपने घर पे हो, अपने घर के आपका जो घर है उसके आसपास का माहौल जो भी है, आपने वहां से कुछ इंफॉर्मेशन अडेप्ट की। ठीक है। अब आपने अडेप्ट कर ली, आप जब आप किसी दूसरी जगह पे जाओगे, तो जो आपने थिंकिंग पैटर्न आपने ऑलरेडी जो आपने अपने घर के आसपास के माहौल के हिसाब से बनाया था, वो दूसरी जगह में फॉलो तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। हम माहौल के अकॉर्डिंग हमको ढलना पड़ेगा, वहां पे हमें कुछ और नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी। Okay, so it also describes the set of functions, skills, and behavior that human develop and use to demonstrate basic skills, cope with situation, and navigate the world. इसमें क्या आती है, जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो भी हम स्किल सीख रहे हैं, या जो भी हमारा बिहेवियर में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इसका यूज ना हम अपने बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करने में करते हैं। जो भी हम इंफॉर्मेशन सीख रहे हैं उससे हम मतलब स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। हम कैसे किसी भी सिचुएशन में हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं, या फिर हम दुनिया को कैसे समझ सकते हैं, ये सारा होता है हमारा कंट्रोल। ठीक है। देन हमारा थर्ड प्रोसेस है जो है थॉट। थॉट कैसा होता है, हमारा कंट्रोल्ड प्रोसेस। मतलब जो विचार हमारे मन में आ रही है वो कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इसमें क्या आता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पर्सन्स मेंटल रिसोर्सेज। यानी कि जैसे आपके जो विचार हैं, सपोज आपने किसी और को आप बता रहे हो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी, आप किसी को बता रहे हो, यानी कि आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हो। तो आप अपने विचार को तभी व्यक्त कर सकते हो ना जब आपने सिगमंड फ्रूड की थ्योरी कभी ना कभी पढ़ी हो पहले, मतलब आपके पास ऑलरेडी कुछ मेंटल रिसोर्सेज है, तभी आप बता पा रहे हो, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल्ड है। ऐसे नहीं कि किसी ने आपसे पूछा कि सिगमंड फ्रूड की थ्योरी क्या, आपको पता ही नहीं और आप कुछ भी बोल रहे हो। तो कंट्रोल्ड प्रोसेस है। जैसे कि सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, जैसे आप अलजेब्रा के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैथ का बेसिक नॉलेज आपको आता है, तभी आप कर सकते हो, है ना। ये है हमारा थॉट। देन है हमारा रैशनल। रैशनल मतलब कि तर्क संगत। तर्क संगत क्या होता है, दिस refers to a healthy mind and ability to reason. Being rational means using conscious thought process to solve problem. तर्क संगत यानी कि लॉजिक बातें करना, आप इलॉजिकल बातें नहीं कर रहे हो। लॉजिक बातों से ही, लॉजिक बातों से ही आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट्स, मुझे कुछ ज्यादा इनके बारे में मिला नहीं है, और इसी के बेस पे इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था। ओके, इतना क्लियर है। देन अब आता है सेसीज बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इनके बारे में इतना डिटेल इनके बारे में भी नहीं मिला मुझे, जितना है मैं आपको बताती हूँ। इनको क्या एज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। ये भी साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, एंड स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट में इनका इनका रोल था। ठीक है, इनका फील्ड यही था। अब इनकी जो इंटेलिजेंस है वहाँ पे बायो इकोलॉजी का वर्ड भी आया है। अब बायो इकोलॉजी को मतलब समझते हैं क्या होता है, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा इंटेलिजेंस तो आ रहा है। इंटेलिजेंस मतलब हमारा प्रभावित हो रहा है किससे, हमारे चारों ओर के वातावरण से। ओके। इसमें क्या इन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू हिम एवरीडे इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस कैन नॉट बी ओनली एक्सप्लेन्ड बाय आईक्यू। यानी कि जो भी हम डेली लाइफस्टाइल में हम जो भी हम डील कर रहे हैं, कुछ भी चीजों में हम लोगों से डील कर रहे हैं, हम सोशल प्लेटफॉर्म में कुछ भी डील कर रहे हैं, वो हमारा आईक्यू से डिसाइड नहीं हो सकता। ओके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि कोई एक हमारे अंदर कोई एक इंटेलिजेंस नहीं है, हमारे अंदर मल्टीपल पोटेंशियल है। यानी कि हमारे हमारे अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस है, एक नहीं है, और आईक्यू से डिसाइड नहीं कर सकते हम किसी का इंटेलिजेंस। ठीक है। इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन हाउ आवर डिफरेंट थिंकिंग एबिलिटीज वर्क टुगेदर विद व्हाट वी हैव लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड इन आवर इन्वायरमेंट।
यानी कि जो भी हमारा थिंकिंग एबिलिटी है, जो भी हमारी सोचने की जो भी क्षमता है, और साथ में हमने अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट से जो भी हमने सीखा है, जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, जब हम इनको एक टीम बना लेंगे, तब जाके हमारी इंटेलिजेंस डिफाइन होगी। हम क्या सोचते हैं प्लस हमने क्या सीखा, जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तब जाके हमारी इंटेलिजेंस हम मतलब हम इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है इसमें? इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉग्निटिव स्किल्स विद नॉलेज। ठीक है, मैंने बता दिया। अ रिच इन्वायरमेंट विद गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मैटर्स अ लॉट। भाई इंटेलिजेंस अगर आपको डिफाइन करनी है तो आपको इन्वायरमेंट भी उस हिसाब से मिलना चाहिए, तब जाके आपका जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आप उनसे कुछ ना कुछ सीख पाओगे। ठीक है। देखो, मोर इन्वायरमेंट चैलेंजेस और रिस्क कैन लोअर आईक्यू। अब अपने चारों, जैसे यहाँ पे बता दिया गया है कि आईक्यू से कुछ भी डिफाइन नहीं हो रहा, तो हम अपने चारों ओर के वातावरण से जो भी एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जो भी रिस्क ले रहे हैं, उससे हमारा आईक्यू कम हो सकता है, लेकिन वो हमारे इंटेलिजेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। साथ में इन्होंने कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, मतलब आप किस संदर्भ में बात कर रहे हो, बोलते हैं ना आप किस संदर्भ में बात कर रहे हो, तो संदर्भ से इनका यही मतलब था कि डोमेन ऑफ नॉलेज, कौन से ज्ञान का क्षेत्र, आप कौन से ज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कौन सी आप जैसे पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हो, मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हो, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो, ये सब इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया था। साथ में जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेंटल, सोशल एंड फिजिकल तीनों हो सकते हैं। ओके। देखो, इस पूरी थ्योरी का एसेंस यही निकलता है कि हमारी जो मेंटल एबिलिटीज है, या हमारी जो जो भी हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, जब वो इन्वायरमेंट के साथ टीम अप करेगी, तब जाके हमारी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं, मतलब हमारी तब जाके हमारी इंटेलिजेंस को हम आकार दे सकते हैं। ठीक है, हमारी मेंटल एबिलिटीज यानी हमारी एबिलिटीज और हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, इससे ही हमारी इंटेलिजेंस बनती है। ठीक है, ये क्लियर है? देखो, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, आप इसको, ये तो आप, मैं बता दूंगी, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो इसको। देखो, यहाँ पे क्या आया था, इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज असेस्ड यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट। कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, इसके लिए एक इंटेलिजेंस टेस्ट आया था, जिससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति शब्दों को या कोई भी कार्य है उसको कितना समझ पा रहा है, या जो भी उसने नॉलेज को अप्लाई किया है, उस अप्लाइड नॉलेज को वो उससे अपने लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट वो ला सकता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में अलग अलग चीजें आई थी। ठीक है, जैसे आप इंटेलिजेंस टेस्ट से किसी की रीजनिंग, वो कितना समझ पा रहा है, उसके अंदर कितना जजमेंटल पावर है, इसको वो डिफाइन करता है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कल भी बताया था कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन है, अल्फ्रेड बाइनेट, और साथ में उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है। अब जो, ये तो इन्होंने दो चीजें इन्होंने दे दी, लेकिन जो आईक्यू टेस्ट है अपना, वो आईक्यू टेस्ट मतलब वो फॉर्मूला दिया किसने था, वो दिया था हमने विलियम स्टर्न ने। ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज, देखो मेंटल एज का जो, हमें कैसे पता चलेगा किसी की मेंटल एज कितनी है, इसके लिए कुछ अलग स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, जो भी हम जब जितने साल हम जी चुके हैं, ठीक है, इंटू 100, इससे हमारा आईक्यू पता चल जाएगा। अब आईक्यू का देखो, यहाँ पे रेंज डिसाइड हो रखी है। अब सबसे नीचे से देखो आप, 0 to 69, जिसका आईक्यू इस रेंज के बीच में आ गया, मतलब वो फीबल माइंड, एकदम मंद बुद्धि है वो। ठीक है। जिसका 70 to 79 है, वो बहुत बेकार है, मतलब डल है वो, बहुत डल। देन 80 to 89 वाला डल कहा जाएगा या बैकवर्ड। देन 90 to 109 वाला एवरेज कहा जाएगा, ना तो वो एकदम बेकार है ना एकदम अच्छा है। देन आएगा 110 से 119, ब्राइट स्टूडेंट। देन 120 to 139, सुपीरियर। एंड 140 एवव वाले को कहते हैं वेरी सुपीरियर, मतलब जिसको हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं। ठीक है। ओनली 1.5% ही
ऐसे लोग हैं जिनका आईक्यू 140 प्लस है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में भी हम फटाफट पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं पूछते ये भी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो खुद को कितना समझ पाता है, खुद के इमोशंस को कितना समझ पा रहा है, खुद के बारे में वो क्या सोचता है। ठीक है, ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इट इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर ऑफ इमोशंस इन वन सेल्फ एंड अदर्स एंड यूजिंग दिस अवेयरनेस टू guide thinking and behavior. Emotionally intelligent individuals can motivate themselves, read social cues, and build strong relationship. यानी कि घूम फिर के बात यही आती है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसमें क्या होता है, आप अपने बारे में कितने अवेयर हो, मतलब आप अपने इमोशंस के बारे में कितना अवेयर हो, साथ में आप दूसरों को कितना समझ पा रहे हो, दूसरों के इमोशंस आप कितने समझ पा रहे हो। और जब आप समझ पाते हो तभी आप उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकते हो, उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, उनका थिंकिंग पैटर्न आप सुधार सकते हो। ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जो मैंने आईक्यू बताया, इट इज नॉट इनफ ऑन इट्स ओन टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। यानी कि आईक्यू से ही डिसाइड नहीं होगा कि आप अपने लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो, कितना अचीव कर सकते हो। लेकिन आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसको ईआई इन शॉर्ट बोला है, वो भी हेल्प करता है, जिससे आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हो। ओके, अपना स्ट्रेस हो गया, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ 5 चीजें हैं इस डायग्राम में, ये दिया था हमारे गोलमैन ने इन 1995। पहला है सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि कोई इंसान खुद को कितना प्रेरित कर सकता है, उसके अंदर उसके सामने कितने भी चैलेंजेस आए, उनको वो कितना डील कर पा रहा है उन चैलेंजेस से। देन होता है इमोशनल रेगुलेशन, यानी कि वो उसके इमोशंस कितने कंट्रोल में है, मैनेज कितना कर पा रहा है वो अपने इमोशंस को। देन होप, होप क्या होता है? एक पॉजिटिव आउटलुक होता है। यानी कि बोलते हैं ना कि अगर हम आशा करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि डिपेंड हो जाना है, थोड़ा पॉजिटिव वे में। ओके, अगर हमारे अंदर आशा ही नहीं रहेगी तो हम एकदम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, देन है इम्पल्स कंट्रोल, द एबिलिटी टू रेसिस्ट इमीडिएट डिजायर फॉर फ्यूचर रिवॉर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपने जैसे आज पूरा 2 घंटे योगा कर लिया, आपको लगा तो वो अच्छा, लेकिन आप अगले 7 दिन तक आप कोई योगा नहीं कर रहे, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? एक दिन से क्या ही इफेक्ट पड़े, एक दिन से आपको लगेगा कि मैंने चलो कुछ तो किया है, लेकिन ऐसे योगा करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने अगले 7 दिन तक कुछ भी नहीं किया। तो इससे अच्छा आप धीरे धीरे भले आप आधा घंटा 1 घंटे करो, उससे जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो लाइफ टाइम के मिलेंगे, उनसे आपको इफेक्ट मिलेगा, ना कि एक दिन के करने से। एक दिन के करने से आपको एक दिन में ही ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ तो किया है ना, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, देन है इम्पथी। इम्पथी यानी कि आप दूसरों के इमोशंस को कितना समझ पाते हो, आपको सिंपथी नहीं लेनी है, हमेशा इम्पथी वाला फीलिंग भी होना चाहिए, आप दूसरों को कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, ये दिया था हमारे गोलमैन ने। अब ये जो डायग्राम है ना, ये कहीं कहीं आपको सोशल इंटेलिजेंस में भी दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा आप सर्च मारोगे तो ये दो इमोशनल में भी है और सोशल में भी है ये डायग्राम। अब आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या? सॉरी, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? यू आर अवेयर ऑफ अदर्स पीपल थॉट्स एंड फीलिंग्स। आप दूसरों के बारे में कितना अवेयर हो, वो क्या सोच रहा है या उनके विचार कैसे हैं। सो इट रिफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ पर्सन्स आईक्यू और बुक स्मार्ट्स। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले बंदे का आईक्यू खराब है तो मैं इससे बात नहीं, इसके अंदर कोई सोशल इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, या फिर कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार इसके अंदर ये इंटेलिजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोशल इंटेलिजेंस की भी बात आती है। सो इट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स पीपल। वही दूसरों को आप कितने, उनका बिहेवियर है, उनका थॉट है, फीलिंग को आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, वो आपकी सोशल इंटेलिजेंस बताती है। So this type of intelligence can take place in the moment of face to face conversation, but also appearing during times of deliberate thinking.
जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हो ना किसी से, तब ये ज्यादा आपका सोशल इंटेलिजेंस दिखता है। ठीक है। देन आपका एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया, इट इंक्लूड नोइंग व्हेन टू टॉक और टू लिसन, व्हाट टू से एंड व्हाट टू डू। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, बात काट देते हैं बीच में। अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो एक बात काट लेता है कभी बीच में, और वो हमेशा से ऐसे करते हैं। तो ये क्या होता है, ऐसा मतलब ऐसा अगर आप कर रहे हो, यानी कि आपकी सोशल इंटेलिजेंस थोड़ा लो है। तो ये जो डिसाइड करना है कि मैंने कब बोलना है, मैंने कब सुनना है, क्या कहना है, क्या करना है, ये आपका सोशल इंटेलिजेंस बताता है। ठीक है, इतना क्लियर है? देखो, क्वेश्चन आया था, एक ही बार आया ये क्वेश्चन ऐसा। मैच द कॉलम है, एंडरसन, गार्डनर, स्टेनबर्ग एंड सेसी, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, बताइए। फर्स्ट, बाकी एंडरसन ने कौन सी थ्योरी दी थी? अभी बताया मैंने। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यस। गार्डनर ने? देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस। जी। देन स्टेनबर्ग, अभी आ रहे हैं ए। स्टेनबर्ग का था हमारा त्रितंत्रीय, यानी कि ट्राई आर्किक थ्योरी। एंड बचा लास्ट में सेसी, सेसी का बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये एक ही बार ऐसा पूछा गया है, अभी डीप कॉन्सेप्ट तो यहाँ से भी नहीं आया है अभी तक। ठीक है, अभी हमारा इंटेलिजेंस होता है खत्म। मैम ये कौन से ईयर में पूछा गया है, कुछ आइडिया है क्या? ये मुझे देखना पड़ेगा, मैंने सर के ही सर के ही क्वेश्चन से उठाया था, वहाँ पे ईयर भी नहीं लिखा था। मैं बताती हूँ आपको कल, जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी ना, जब इसमें लिखा हुआ रहेगा मेरा, ठीक है, लिख दूंगी मैं यहाँ पे। ओके, इंटेलिजेंस हमारा खत्म होता है। अब पढ़ते हैं, लर्निंग पढ़ते हैं। देखो, लर्निंग में भी दो से तीन थ्योरीज है, ज्यादा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं लर्निंग, यानी कि सीखना, और अधिगम बोलते हैं आई गेस इसको हिंदी में, अधिगम। देखो, लर्निंग क्या होती है? Psychologists define learning as a relatively permanent change in behavior as a result of experiences. जब आप अलग अलग कोई भी चीज सीख रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो, उससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। एक्सपीरियंस से आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ रहा है, उसको कहते हैं लर्निंग। या फिर लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट अलाउज अस टू अडेप्ट टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। जब आप किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाते हो, अभी आप जिस जगह पे हो, वहाँ के इन्वायरमेंट से आप अडेप्ट हो चुके हो, वहाँ के इन्वायरमेंट से आप घुल मिल चुके हो। तो वो एक वहां से भी जो आप जो कुछ सीख रहे हो, लर्निंग है। अगर आप कहीं और जगह जाओगे, वहाँ के इन्वायरमेंट से आप घुलोगे मिलोगे, वहां से भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे। ये हमारा लर्निंग है। ठीक है। और एक डेफिनेशन है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर बेटर और वर्स। यानी कि बिहेवियर में चेंजेस आना है, या तो बिहेवियर आपका अच्छा हो सकता है या आपको बुरा बना सकता है, जो भी आप सीख रहे हो। ठीक है। देन कुछ डेफिनेशंस है अलग अलग। पहला है गार्डनर मर्फी, द टर्म ये है, लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जब आप आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग,
जो आपको करंट में जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जब आपके बिहेव में मॉडिफिकेशंस आते हैं, आप अपना बिहेव में आपके बर्ताव आता है, व्यवहार में जब बर्ताव आता है, उसको कहते हैं लर्निंग। ठीक है। सेकंड है गेल्स। इन्होंने क्या डिफाइन किया था? लर्निंग एज अ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एज वेल एज ट्रेनिंग। ये भी एक हिसाब से बिहेवियर का ही मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जब हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेते हैं, साथ ही कुछ हमने ट्रेनिंग से कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, या ट्रेनिंग का जो भी रिजल्ट आता है उससे भी जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, उससे भी आपकी मतलब वो लर्निंग हो रही है। ठीक है। देन लास्ट है क्रो एंड क्रो। उन्होंने क्या बताया था? द प्रोसेस ऑफ एक्विजन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। जब आप जो भी नॉलेज ग्रहण कर रहे हो, जो आपकी आदतें जिस हिसाब से बन रही है, जो भी आप एटीट्यूड मतलब जो भी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफाइन हो रही है, वो थ्रू लर्निंग ही हो रही है। ठीक है। ये 3 डेफिनेशंस थी। अब हम थोड़ा टाइप्स पढ़ते हैं। देखो, पहला टाइप है मोटर लर्निंग, दूसरा है वर्बल, थर्ड है कंसेप्ट एंड फोर्थ वन इज डिस्क्रिमिनेशन। मोटर मतलब क्या होता है? मोटर स्किल्स हम बोलते हैं ना, जिसमें हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है? जैसे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, स्केटिंग, आप मतलब आपने सीखी है सारी, क्लाइंबिंग आप कर रहे हो, तो ये आपकी मोटर लर्निंग में आती है, जिसमें आप बॉडी का कुछ एक्शन करते हो, बॉडी कुछ क्रिया में आ रही है आपकी, वो हमारा होता है हमारा मोटर लर्निंग। देन है वर्बल लर्निंग, स्किल्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स बाय यूजिंग वर्ड्स, साउंड, पिक्चर्स एक्सेट्रा। वर्बल में क्या आता है? जैसे आप किसी शब्द से किसी को कुछ समझा रहे हो, साउंड से मतलब आपने कुछ तो साउंड लगाया उससे आप समझा रहे हो, जैसे पिक्चर से आप कुछ समझा रहे हो, जैसे आप अभी स्क्रीन देख रहे हो तो ये पिक्चर तो है, इससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो ये हमारा वर्बल लर्निंग। ओके। देन आता है कंसेप्ट लर्निंग, जब आप कंसेप्ट पे फोकस करते हो, जैसे कि आपने, जैसे छोटे बच्चे को आप सिखा रहे हो डॉग के बारे में, तो डॉग एक कंसेप्ट है, उसको आप कैसे सिखाओगे कि डॉग क्या होता है? उसके 4 पैर होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है और वो भौंकता है। तो जब आप उस कॉन्सेप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट के फीचर्स आप जब बताते हो, उससे जब कोई कुछ सीख रहा है, उसको कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। ठीक है। लास्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अंतर कर पाना। ठीक है। जैसे कि एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट व्हीकल्स बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। अब गाड़ी तो गाड़ी है, लेकिन गाड़ी, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। बाइक का स्ट्रक्चर अलग होता है, कार का अलग होता है, ट्रक का अलग होता है, बस का अलग होता है। तो आप जब डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो चीजों को, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। देखो, थ्योरीज में जो ये क्लासिकल एंड इनसाइट लर्निंग है, ये मैंने स्टार मार्क कर रखा, मतलब मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपके बिहेवियरिज्म में। आज हम पढ़ेंगे बेंडुरा की बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। देन हम कॉग्निटिव लर्निंग पढ़ेंगे, जीन पियाजे का, एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। उसमें भी मतलब सेम थ्योरी है, जीन पियाजे कॉग्निटिव में भी आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में भी आते हैं। एंड लास्ट वन इज वाइगॉत्स्की। 3 थ्योरीज हैं। ठीक है। देखो, अब हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग बाय वॉचिंग द एक्शंस ऑफ अदर्स। जब आप दूसरों को देख के सीख रहे हो, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल तो बच्चे ही हैं। बच्चे जैसे देखते हैं वही तो सीखते हैं ना घर पे। तो स्पेसिफिक बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट, ट्रेनी और चाइल्ड, एंड देन दैट बिहेवियर इज इमिटेटेड। बच्चे जैसे देख के, या बच्चा हो या कोई ट्रेनी हो, कोई स्टूडेंट हो, जब वो देख कर ऑब्जर्व कर रहा है ना, एंड ऑब्जर्व करने के बाद वो सेम नकल करता है, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसमें बैंडोरा का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है। बोबोडॉल आप समझते हो ना, ये जो पिक्चर में सबसे ऊपर है, जिसमें वो मुक्का मार रहा है। बोबोडॉल कैसा होता है कि अब जितना उसको मुक्का मारोगे ना, वो गिर के फिर ऊपर उठ जाएगा, उसको बोबोडॉल कहते हैं। तो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था। इनका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1925 में। So it was the group of experiment which was conducted by Albert Bandura in 1961, then revisited in 1963। यानी कि 1961 में हुआ था, देन इसको रिविजिट किया गया था 1963 में। तो इस एक्सपेरिमेंट में
32 लड़कियां थी एंड 32 लड़के थे, और उनकी एज कितनी थी? एज, एक मिनट, हाँ, 3 to 6 years थी। ठीक है। एंड इन जो बच्चे थे, ये लड़का और लड़की, इनको दो ग्रुप में बांट दिया। पहले ग्रुप में क्या आया? ऑब्जर्व्ड अडल्ट प्ले विद द डॉल इन एन अप्रोप्रिएट मैनर एंड प्ले नाइसली। एंड सेकंड ग्रुप में क्या? एग्रेसिवली एंड वॉलेंटली। यानी कि दो ग्रुप बन गए, 32 लड़के लड़कियों का दो ग्रुप बन गया। पहले ग्रुप में क्या हुआ? उनके सामने जो भी एक्शंस किए गए, मतलब जैसे अगर किसी डॉल के साथ कोई खेल रहा है, मतलब सामने एक टीचर था, एक्सपेरिमेंटर था, वो किसी डॉल के साथ खेल रहा है तो बहुत प्यार से खेल रहा है, अप्रोप्रिएट मैनर्स के साथ खेल रहा है। एंड दूसरा जो ग्रुप था, वहां पे एक्सपेरिमेंटर बहुत एग्रेसिवली, मतलब एंड वॉलेंटली, बहुत हिंसक तरीके से उसके साथ खेल रहा था, खिलौनों के साथ, बोबो डॉल के साथ। ठीक है। बाद में जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, बाद में ऑब्जर्व क्या हुआ? जो ग्रुप वन के बच्चे थे, जिन जो मतलब देख रहे थे कि बहुत प्यार से वो चीजों को देख रहे थे, डॉल के साथ बहुत प्यार से मतलब खेला गया था, तो उन्होंने भी सेम वो चीज नकल की थी। ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंटर ने प्यार से डॉल के साथ बिहेव किया था, वैसे ही वो बच्चे भी कर रहे थे। एंड सेकेंड ग्रुप में, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटर बहुत एग्रेसिवली वो डॉल के साथ बिहेव कर रहा था, वैसे ही बच्चों ने भी किया। तो इस थ्योरी से यही समझा कि भाई बच्चे देख के ही सीख रहे हैं, इसी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कह रहे हैं। ओके। देखो, ये चार कंपोनेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर वन के पर्सपेक्टिव से। देखो, सबसे पहले अटेंशन। अटेंशन यानी कि आप किस पर अटेंशन दे रहे हो। जैसे कि आप वहां पे डॉल थी, तो डॉल उनके लिए क्या, बच्चों के लिए स्टिमुलस का काम कर रहा था, आप उसी पे फोकस कर रहे थे वो बच्चे। देन अटेंशन देने के बाद रिटेंशन हुआ। रिटेंशन मतलब जो उन्होंने देखा वो उन्होंने अपने माइंड में रिटेन कर लिया, मतलब ग्रहण कर लिया उसको, फिट फिट कर दिया माइंड में। फिट करने के बाद क्या हुआ? मोटर रिप्रोडक्शन, यानी कि अब वो एक्शन ले रहे हैं, जो चीज उन्होंने सीखी, अब उसको वो एक्शन, मतलब उसको एक्ट करेंगे। तो हुआ ना उसमें, इसमें ये मतलब थर्ड जो कंपोनेंट है, इसमें यही तो आ रहा था, जो बच्चे, मतलब जो एक्सपेरिमेंटर अच्छे से बिहेव कर रहा था, बच्चे भी वैसे किए। एंड जहाँ पे अग्रेसिव बिहेवियर था, बच्चे ने भी वही बिहेव कॉपी किया था। तो ये आता है मोटर रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे एक्शन की बात आती है। देन लास्ट वन इज मोटिवेशन। अगर बच्चे को मोटिवेट किया जाए, यानी कि अगर रिनफोर्स किया जाए कि भाई ये चीजें करनी है, तो बच्चा मोटिवेट होगा आगे करने को कि हाँ ये सही चीज है। अगर उसको ये मोटिवेट किया जाए कि नहीं करना है, देन वो नहीं करेगा। मतलब लास्ट वाला जो मोटिवेशन था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेरिमेंटर का रोल होता है, क्योंकि वही बच्चे को आगे फिर मोटिवेट करेगा कि भाई तुझे आगे ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड एंड रिनफोर्स की बात आती है। ये चार कंपोनेंट है। ठीक है, इतना क्लियर है ये थ्योरी? हाँ, गौरव जी। मैम ये स्टिमुलाई एंड फोकस ये अलग अलग है ना, रिहर्स एंड एनकोड, प्रैक्टिस एंड फीडबैक। ये है तो मतलब इनका एक साथ सिनोनिम्स इन्होंने लिख रखा है। देखो, स्टिमुलाई मतलब क्या हो गया? डॉल, एंड डॉल पे ही वो फोकस कर रहे हैं। रिहर्स का मतलब क्या होता है? वो उन्होंने रिटेन करना, और साथ में इनकोडिंग। जैसे देखो, इनकोडिंग का मतलब वही, जब कोई इंफॉर्मेशन पहली बार हम, हमारा प्रोसेस होता है माइंड में, जब हम अंदर ले रहे हैं, तो वही रिहर्स हो रहा है ना। एंड फीडबैक, फीडबैक मतलब क्या होता है? जैसे आगे जो भी, रिहर्स पहली बारी में अगर कुछ ले रहे हैं तो रिहर्स थोड़ी होगा, रिहर्स तो होता है जो दोबारा किया जा रहा हो। पहली बारी में एनकोड तो जो है फर्स्ट स्टेप होता है जो। स्टेप होता है नहीं, जो इसमें जो बच्चे हैं वो नकल करके सीखते हैं, उसमें फर्स्ट में डेफिनेशन के साथ ही है। तो हम्म। उसी को इस कंसेंट में बताया गया रिटेंशन, कि जी। फोकस किया उन्होंने कि सामने टीचर क्या कर रहा है, वो कैसे उस बेबी डॉल के साथ कर रहा है, सेम रिएक्शन बच्चे करते हैं उसके साथ, फिर वो उनका मोटर रिप्रोडक्शन में आ जाता है। ओके। जो उन्होंने सीखा, मतलब वो उन्होंने अपने माइंड में बिठा दिया। अगर माइंड में ही नहीं बिठा पाएंगे तो वो कॉपी कैसे करेंगे? और सेम कॉपी वो कर रहे थे। ठीक है, और ये डॉल वाले एग्जाम्पल में मोटिवेशन वाला स्टेप क्या था? देखो, मोटिवेशन में आता है हमारा एक्सपेरिमेंटर का रोल आता है।
जैसे जिस एक्सपेरिमेंटर जहाँ पे वो एग्रेसिवली बच्चे के साथ, वो सॉरी डॉल के साथ बिहेव कर रहा था, बच्चे भी वैसे ही कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंटर का रोल आता है कि आपको ये चीज करनी है कि नहीं करनी, वही मोटिवेट करने का काम करते हैं आगे। अगर वो ये कह ले कि आपको ये कंटिन्यू नहीं करना है, और यहाँ पे रिवॉर्ड की बात आ रही है, रिवॉर्ड से ही तो उनके मोटिवेशन में चेंजेस आते हैं ना। बेसिकली यार फीडबैक ओनली। क्या बोले? फोर्थ वाला जो है वो फीडबैक ही हुआ फिर कि आप जो उन्होंने मोटर में रिप्रोड्यूस करके दिखाया, तो हाँ। जो ऑब्जर्वर है या जो एक्सपेरिमेंटर है उसने फाइंड आउट किया कि ये गलत आपने किया है, आपको ऐसे नहीं करना था। तो हम्म। वो स्टेप है ना ये मोटिवेशन वाला। यहाँ पे फीडबैक ना, यहाँ पे फीडबैक जो थर्ड स्टेप है ना, ये फीडबैक टीचर के लिए नहीं है। हाँ करेक्ट, बच्चे के लिए ही है। तो मतलब कि हाँ। बेसिकली टीचर ने बच्चे को फीडबैक दिया कि आपका ये स्टेप सही नहीं था, फिर उसने हाँ। मोटिवेट किया कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके लिए वो रिवॉर्ड करेगा कि आप अगर डॉल को मारोगे तो ये गलत तरीका है, अगर आप इसको सही से हैंडल करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा या कुछ करूंगा। यही है मोटिवेशन। जी जी। हाँ, यही कंसर्न है। जी। ओके, तो ये थ्योरी क्लियर है। देखो अब आती है जीन पियाजे। ये भी फर्स्ट पेपर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी तक पेपर 2 से तो आया नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बताया था, जीन पियाजे जो थे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी। बाय ऑब्जर्विंग देयर ओन चाइल्ड इन पर्टिकुलर, इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, इन्होंने ये अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, मतलब टू एग्जामिन हाउ देयर थॉट प्रोसेसेस चेंज्ड विद एज, यानी कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे उम्र के साथ बदल रहा है। इसी चीज को देखने के लिए इनका एक्सपेरिमेंट आया था। अब एक्सपेरिमेंट से पहले ये 4 कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट है स्कीमा, देन है असिमिलेशन, फिर आता है अकोमोडेशन, एंड देन है इक्विलिब्रियम। देखो स्कीमा क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स बोथ द मेंटल एंड फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, यानी कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ, जो आपने फर्स्ट टाइम देखा, जब भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, आप उसको कैसे समझ रहे हो, कैसे जान रहे हो। क्योंकि उसमें जो भी आपके एक्शंस आ रहे हैं, मतलब आपने उसको फिजिकली तौर से जाना है या मेंटली तौर, जो भी आपके एक्शंस है, वो होता है आपका स्कीमा, जब फर्स्ट टाइम आप नॉलेज गेन कर रहे हो। देन है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी न्यू इंफॉर्मेशन को आपके प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब जो आपने ऑलरेडी एक स्कीमा बना रखा है, आप उससे रिलेट करते हो। यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे आपकी टॉप डाउन प्रोसेसिंग थी ना, जो मैंने बताया था, कि जब अपने न्यू नॉलेज को अपने पुराने नॉलेज से जब कनेक्ट कर पाते हो, उसको कहते हैं टॉप डाउन। सेम ऐसे एसिमिलेशन होता है, जब आपकी न्यू इंफॉर्मेशन अब कनेक्ट होती है आपके पुराने स्कीमा से, जो आपने पहले ही कुछ मेंटल कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। ठीक है, देन आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को याद रखना, मॉडिफाइंग, मॉडिफाई होती है यहाँ पे चीजें, ये इसका की वर्ड है मॉडिफाई। जब हम अपने, जो हमने ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब जो भी सबसे पहले जो हमने स्कीमा बनाया था, उसमें जब मॉडिफिकेशंस आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अंतर कर पा रहे हो चीजों में। ठीक है, ये होता है हमारा अकोमोडेशन। देन है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जब आप एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस कर पाते हो, जब इन दोनों का बैलेंस होता है तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रिएशन। इन कॉन्सेप्ट को इस पिक्चर से समझो, ये जो सबसे नीचे है। देखो पहला है, मेरा पॉइंटर, एक मिनट। ये देखो, ये पहला पिक्चर है। बच्चे ने फॉर द फर्स्ट टाइम कैट को देखा। कैट को देखने से मतलब उसने उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देख लिया, कि भाई बिल्ली दिखने में ऐसी होती है, पूंछ है उसकी, थोड़ा छोटी है साइज में। ठीक है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम उसने देखा। फिर आता है असिमिलेशन।
देखो फिर ये बच्चा गया, सपोज अपनी बहन के साथ गए, ये जू में गया, चिड़ियाघर में गया, एंड वहां पे इसने एक एक बाघ का बच्चा देखा। ठीक है, बाघ का बच्चा देख के ये अपनी बहन से क्या बोलते हैं, अरे देखो मैंने बिल्ली देखी। एंड उसकी बहन यहाँ पे करेक्ट करती कि नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये बाघ का बच्चा है। क्योंकि इसका जो ऑलरेडी जो इसने एग्जिस्ट अपना स्कीमा बना रखा था, उससे ये रिलेट कर पा रहा था आपका इसका नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये समझ रहा था कि बिल्ली मतलब जो बाघ होता है वो बिल्ली ही होती है। ठीक है, ये होता है असिमिलेशन। देन है एकोमोडेशन। देखो यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है। मॉडिफाई क्या हुआ, इसने जान लिया कि भाई इसको कब बोलते हैं, ये अलग होता है और ये बिल्ली अलग होती है। तो मॉडिफाई हो गया इसके जो ऑलरेडी जिसने एग्जिस्ट हो रखा था नॉलेज, जो बिल्ली था, मॉडिफाई कर लिया इसने चीजों को, ये अलग है और ये अलग है। तो ये होता है हमारा स्कीमा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एंड एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जब ये बैलेंस स्टेट में हो, इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, इतना करेक्ट है, समझ गया। देखो ये है जीन पियाजे की थ्योरी। इन्होंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। इनके आई गेस तीन तीन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे इसमें कुछ स्टेजेस दी गई थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर, देन है प्री ऑपरेशनल, फिर है कॉन्क्रीट एंड फिर है फॉर्मल ऑपरेशन। पहले है सेंसरी मोटर, देखते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं फ्रॉम 0 to 2, 2 साल तक के बच्चे। इसमें क्या होता है, लर्न थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। उस दौरान देखना कि बच्चे हर चीज को टच करेंगे, उसकी तरफ देखते ज्यादा है ना। एंड माउथिंग, माउथिंग मतलब वो हर चीजों को अपने मुंह में डालते हैं और उसी से उनकी लर्निंग हो रही है। ये था हमारा सेंसरी मोटर। देन आता है आपका प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल का मतलब 2 to 7 years, 2 से 7 साल तक के बच्चे डेवलप्स लैंग्वेज एंड यूजेस सिंबॉलिक थिंकिंग, एंड ये होते हैं ईगो सेंट्रिक। देखो उस दौरान पे ही बच्चे क्या बोलना सीखते हैं, है ना, तोतला तोतला बोलते हैं थोड़े से उस एज में। देन धीरे धीरे डेवलप होके 7 साल तक तो वो बहुत अच्छे से क्लियर उनकी लैंग्वेज जाती है। एंड यूजेस सिंबल्स। अब देखना आपने बच्चों की बुक्स देखी होगी, वहां पे क्या होता है ना कि सिंबल्स के साथ सिखाया जाता है। वहां पे डायरेक्ट एप्पल नहीं लिखा होगा, एप्पल का पिक्चर भी होगा, या फिर बनाना डायरेक्ट लिखा नहीं होगा, बनाने का पिक्चर भी बनाया जाता है छोटे बच्चों की बुक्स में, क्योंकि सिंबल्स को ज्यादा समझते हैं। एंड दे आर ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक को ही मतलब उनका उनके अंदर ईगो डेवलप होना शुरू हो रहा है, तभी तो उस एज में वो बोलते हैं कि ये चीज मेरी है, मैं भूखा हूँ, मुझे जाना है, मुझे भूख लगी है ना। ये होते हैं ईगो सेंट्रिक। देन दे डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन एंड लॉजिक। लॉजिक नहीं समझ पाते, दो चीजें आपस में रिलेट कैसे करी नहीं समझ पाएंगे। एंड वो कंजर्वेशन को भी नहीं समझ पाते। कंजर्वेशन मैं आपको बताती हूँ आगे नेक्स्ट पिक्चर में। देन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये होता है 7 से 11। इसमें क्या होता है, थिंग्स मोर लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। लॉजिकली तो सोचते हैं, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट है वो भी कंक्रीट है। कंक्रीट मतलब वो मूर्त चीजों को ज्यादा समझते हैं। जैसे उनको अगर 2+2=4 बताना होगा, तो उनके सामने वो 2 एप्पल एंड 2 बनाना रख देंगे, क्योंकि वो मूर्त है ना, वो दिख रही है। तब जाके वो 2+2=4 समझ पा रहे हैं। ठीक है, और इस एज में वो कंजर्वेशन को समझ पाते हैं। कंजर्वेशन बताऊंगी। देन है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 12+ होते हैं वैसे, यहाँ पे तो अडोलेसेंस टू अडल्टहुड है, 12+ होते हैं वैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या, एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी कि वो अमूर्त चीजों को समझ पा रहे हैं। अब डायरेक्ट उनके सामने ब्लैक बोर्ड में 2+2=4 बता दो, या कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम बता दो, तो वो समझ लेंगे। एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। यानी कि आप देखने जब मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो जिसको जैसे हम कोई सॉल्व कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हम अपने लोगों ने किया होगा, तो वहाँ पे एक्स मानते थे पहले हम। और एक्स मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है ना।
और तभी उसी का आंसर हम निकालते हैं, एक्स को ही हम ढूंढते हैं। ठीक है। एंड थिंग्स अबाउट फ्यूचर एंड मोरल इश्यूज, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, मोरल इश्यूज मतलब एक्चुअल में क्या घटना घट रही है हमारी सोसाइटी में, क्या घटना घट रही है, नैतिक मूल्य उनके अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं। अब मैं बताती हूँ कंजर्वेशन। देखो, कुछ बच्चों के ग्रुप थे, उनको जैसे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, कुछ बच्चों को ग्रुप ए में डाल दिया एंड कुछ बच्चों को ग्रुप बी में डाल दिया। अब जो ग्रुप ए के बच्चे हैं, देखो उनके सामने रख दिए 2 ग्लास। ठीक है। 2 ग्लास में उनका साइज सेम है। ठीक है। यानी कि उनकी हाइट सेम है, मतलब ग्लास की हाइट सेम है, चौड़ाई सेम है, सब कुछ सेम है। एंड उसमें जो पानी डाल रहे हैं उसका अमाउंट भी सेम है। तो ये तो समझने में आता है कि भाई जो जितना पानी ग्लास पहले पहले ग्लास में है उतना ही पानी दूसरे ग्लास में भी है। ये तो समझ में आया। लेकिन जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं, ये देखो, ग्रुप बी में ये पहला ग्लास देखो, इसकी चौड़ाई ज्यादा है एंड हाइट कम है। एंड दूसरा ग्लास, इसका देखो, इसकी हाइट ज्यादा है चौड़ाई कम है। लेकिन देखो इनका शेप एंड साइज अलग अलग है, लेकिन इनमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला, जितना इसमें था पहले ग्लास में उतना ही दूसरे ग्लास में डाला। लेकिन साइज एंड शेप में फर्क होने की वजह से अमाउंट ऊपर नीचे दिख रहा है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, ये दूसरे ग्लास में ज्यादा पानी है, पहले में कम है, दूसरे में ज्यादा है। लेकिन जो चीज दिख रही है ज्यादा है उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। तो ये जो हमारा कौन सी एज था, हमारा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, यानी कि ये देखो, जो हमारी सेकंड स्टेज थी, उस उम्र में बच्चे उस कंजर्वेशन को नहीं समझ सकते। उसके बाद जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आता है, यानी कि 7 से 11 साल के बच्चे, तब वो समझ पाते हैं कि हाँ, साइज एंड शेप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट अगर सेम है, भले पानी दिख रहा है ऊपर नीचे, लेकिन हाँ अमाउंट सेम है, ये चीज उनको समझना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा कंजर्वेशन टास्क। ओके, ये क्लियर है? देखो, ये है लास्ट थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म को हिंदी में कहते हैं संरचनावाद। इसमें जेन पियाजे की थ्योरी भी आती है, यही वाली जो मैंने बताई थी। और इसमें एक वाइगोत्स्की की थ्योरी भी आती है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है? लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज रादर देन जस्ट पैसिवली टेकिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो लर्नर्स होते हैं, वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? जो भी उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंस से ही अपना वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और वो पैसिव लर्नर्स नहीं होते, एक्टिव लर्नर्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम भले बता रही हूँ, तो मैं आप ये जज नहीं कर सकती कि आप एक पैसिव लर्नर हो या आपको कुछ भी नहीं आता इस थ्योरी के बारे में। बहुत से लोगों को ऑलरेडी कुछ आता होगा, या फिर जो भी उनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं वो उस एक्सपीरियंसेस को इस थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पैसिव लर्नर्स नहीं होते। ठीक है, दे आर एक्टिव लर्नर्स। अभी जो इनकी थ्योरी थी, he emphasizes the role of social interaction and culture in learning। जैसे जीन पियाजे थे, वहां पे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा था, वहां पे कुछ सोशल इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही थी या कुछ कल्चर की बात नहीं हो रही थी। अगर आप इन बच्चों को अकेला भी छोड़ दो, वो खुद से ही कुछ ना कुछ सीख लेंगे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा लर्निंग, अगर हमको इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पे सोसाइटी का भी रोल होता है, हमारे कल्चर का भी रोल होता है। ठीक है। सो ही बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू गाइडेड पार्टिसिपेशन लाइक टीचर्स और peers। अब जो बच्चा सीखता है, यानी कि बच्चा एक हद तक पहले तो खुद से सीखता है, फिर उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। गाइडेंस, उसके गाइड कौन हो सकते हैं? टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या पीयर्स यानी कि उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आती है की कॉन्सेप्ट में, देखना। ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इट मीन्स इट मीन्स व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद असिस्टेंस। एंड आते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं मचान। वो मचान क्या होता है? टेम्पररी सपोर्ट होता है कोई भी चीज सीखने के लिए। अब इसको पिक्चर से समझते हैं। देखो, सबसे बीच वाला पिक्चर देखना, सबसे बीच वाला जो इमेज है एकदम ब्लू कलर का, यहाँ पे बच्चा अकेला है, मतलब
बच्चा खुद से क्या सीख सकता है, कुछ चीजें तो खुद से ही सीख लेगा, वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो खुद से नहीं सीख पाएगा, तो वो एक स्टेप आगे आएगा। देखो, इस जोन को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब वो सीखना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो चाहिए। अब गाइड कौन बनेगा, कोई छोटा बच्चा तो उसका गाइड बनेगा नहीं ना। गाइड कौन बनता है, मोर नॉलेजेबल, जिसको उससे ज्यादा ज्ञान हो, उस बच्चे से ज्यादा ज्ञान हो, वो उसके गाइड बनते हैं। जैसे टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, कुछ और नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स का यूज करके वो बच्चा सीखता है। यानी कि ऐसा नहीं करना कि जो यहाँ पे गाइडेंस जो दे रहे हैं वो सारा काम खुद ही मतलब कर ले, है ना, नहीं तो बच्चा डिपेंड हो जाएगा अपने गाइड पे। तो हेल्प करनी है, जितनी हेल्प कर सकते करनी है, जितनी हेल्प हम कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उतना उसको गाइडेंस देनी है। देन बाकी वो फिर खुद से सीख जाएगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बियॉन्ड माई रीच। बियॉन्ड माई रीच मतलब वो, मतलब अगर बच्चे को गाइडेंस भी दी जाए तब भी वो कुछ चीजें नहीं सीख पाता है, वो होता है बच्चे के बियॉन्ड, है वो उसकी रीच के बियॉन्ड है। ठीक है। सो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ZPD एंड स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, ये इतना समझ गया। इसमें इतना ही है। अब ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारा एंड होता है, देन हम पढ़ेंगे स्लीप के बारे में। ओके। मैम ये जो स्कैफोल्डिंग और ZPD है, इसमें एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे साइकिल सिखानी है बच्चे को, तो उसको बैठना आता है, वो हैंडल पकड़ के इधर उधर मूव कर लेता है। और तो ये तो उस कॉर्नर में आ गया, बट आई कैन लर्न माई ओन, इतना बच्चा खुद कर लेता है, उसको चला लेता है खुद, पैदल पैदल उस पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ZPD में पेरेंट्स ने उसको सिखा दिया, सीट पे बिठा के पीछे से बैलेंसिंग बना दी, तो वो हो गया ZPD में। बच्चा अगर खुद से ही सीख लेगा साइकिल चलाना तो उसको गाइडेंस की जरूरत तो पड़ेगी नहीं ना। अरे मैम नहीं नहीं, हाँ जैसे हाँ। ये जो ब्लू वाला कॉर्नर है भाई, थोड़ा तो उसको खुद भी आता है ना, जो ऑन जैसे छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल में, वो जी, साइकिल को जिसे आप घसीट के बोल ले जाना है, सकते हो। खुद सीट पे बैठ जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है, मैंने पढ़ा है ये। हाँ हाँ। हाँ, देखो जैसे, तो हाँ, वो इतना जिसमें कर जैसे पाता है, साइकिल लेकिन वो होती है ना पैडल एक। पे पैर नहीं रखता है, वो वैसे ही उसको उसको टेक्निकली आगे पीछे घुमाना, उसके बराबर चलना, ये सब कर लेता है। और ये हम खुद से उसको कर इतना सकते हैं, आप स्टेप, देखना हाँ वो साइकिल वैसी होती है ना, 3 टायर वाली होती है, जैसे उसमें बैलेंस तो बन जाता है, बस उनको चलाना नहीं आता, वो उतना तो खुद से कर लेंगे। लेकिन जब वो बाइसिकल चलाते हैं तब तो बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है ना, उस टाइम पे जो गाइडेंस अगर हाँ, जो पेरेंट्स दे स्टेप रहे हैं। फोल्डिंग पीछे से बैलेंसिंग बना के उसको जी। 5-4 दिन हम हेल्प करते हैं, वो स्टेप फोल्डिंग है। जी। किसी के कुछ और डाउट है?